वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि CBSE क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के हम ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, सो प्लीज मेक श्योर आज का ये लेक्चर देखने से पहले आपने वो 2 लेक्चर्स जरूर देखे हों। अगर आपने उनको मिस किया है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक देख सकते हैं उन 2 लेक्चर्स का। सो प्लीज मेक श्योर कि पहले आप उन 2 लेक्चर्स को देखें और फिर आज का ये लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करें। तो आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें आज हम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। हर एक मैटर की स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद बहुत एक एक्साइटिंग हम 2 नई स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। ये लेक्चर शुरू करने से पहले जल्दी से लेक्चर नंबर 2 का एक क्विक रिकैप। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, या जिसे हम कह सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर पार्टिकल्स। तो आई होप आप सब लोगों को सबसे पहले ये याद है कि मैटर क्या होता है, जिसे हमने लेक्चर 1 में सीखा था। सो मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास कुछ भी है वो सब मैटर है। मैटर वो है जो कि मास रखता है, उसको स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसे हम फील कर सकते हैं अपने किसी एक या एक से ज्यादा सेंसेस से। और नेक्स्ट हमने ये स्टडी किया कि जो भी मैटर है वो हर एक चीज कुछ पार्टिकल से बनी हुई है और इसीलिए हम कहते हैं कि द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। So every matter in the universe, whether living or non-living, is composed of tiny particles. और पहली कैरेक्टरिस्टिक इन पार्टिकल्स की क्या है कि इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है। कम हो या ज्यादा हो डिपेंड करेगा कुछ और चीजों पे, मगर हर मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते। The particles they are always in a state of constant random motion। तो ये हर तरफ मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जैसे कि आप ये मेरा कर्सर देख रहे हो, ये कभी कहीं पे भी मूव करता जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। It is by the virtue of the variation in the interparticle spaces, the matter can exist in 3 different basic types, that is the solid, the liquid and the gases. The particles, by virtue of motion, they possess the energy of motion, which is called as kinetic energy. सो नेक्स्ट है कि काइनेटिक एनर्जी और उसकी वजह से मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी, या हम इसको कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, या जो अट्रैक्शन है उसे हम बोलते हैं कोहेजन। सो कोहेजन क्या है? कोहेजन है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम काइंड। एक तरह का मैटर, राइट? तो एक टेबल है, वो एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज कोहेजन। और अगर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड होंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसे हम बोलेंगे एडहेशन। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करेगी इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इन जनरल सॉलिड्स के अंदर कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होगी और गैसेस के अंदर सबसे कम होगी। Particles of one matter diffuse into those of the other। तो डिफ्यूजन क्या है उसे हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने की टेंडेंसी रखते हैं। वो तब तक मिक्स होते रहते हैं एक दूसरे के साथ जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म ना हो जाए, राइट? तो ये प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट मोशन। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं और उसकी वजह से उनकी टेंडेंसी है टू मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस।
और ये जो डिफ्यूजन है, दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट इन द गैसेस एंड स्लोएस्ट इन द सॉलिड्स, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती है। सो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने स्टडी किया है द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर पार्टिकल्स, और उसके बेसिस पे व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि मैटर वी हैव a classification into 3 types based upon their physical properties: the solid, the liquid and the gas. अब वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ये तो आप सब छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई कर सकते हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपको यहाँ पे एडेड चीज याद रखनी है कि ये जो हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन की है वो किस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे की है। तो ये क्लासिफिकेशन हुई है एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, वाटर इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। अगर उससे टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वाटर विल बी एग्जिस्टिंग एज आइस एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसी टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ गैस, राइट? So this is, we have ice, water and water vapors, the 3 states of matter as far as water is concerned. ये classification कहाँ से आई? ये classification आई based upon the physical nature of matter. ठीक है, पिछले लेक्चर से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पे देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस। सो सबसे पहले वी हैव द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम कॉमनली जो स्टडी करते हैं दैट इज गोइंग टू बी आइस, राइट? अब सॉलिड के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते। इनकी जो मोशन होती है वो सिर्फ, हमने स्टडी किया था, एक वाइब्रेशनल मोशन होती है, और इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मोशन अगर कम है इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बहुत ही कम है। ओके, अब ये जो क्लोज पैकिंग होती है पार्टिकल्स की वो सॉलिड को एक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेट शेप देता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पार्टिकल्स थे, अब ये पार्टिकल्स इस जगह पे प्लेस्ड हैं, ये मूव भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही जगह पे हल्का हल्का टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम इसके बाहर एक मार्जिन ड्रॉ कर दें तो वेल आप उस सॉलिड की शेप देख सकते हो, राइट? तो हम एक सॉलिड की शेप क्यों देख सकते हैं? इसलिए क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, एसेंशियली हल्का हल्का अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, इसलिए हम इनका ये मार्जिन देख सकते हैं, हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ सॉलिड। So for example, ice is going to exist in the solid form of water and the molecules of water they are tightly packed together. तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो आइस के इस क्रिस्टल को, क्योंकि ये एक सॉलिड है, इसके मार्जिन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड मार्जिन्स है, क्योंकि जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस क्या है? फिक्स्ड है, वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ पकड़े हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट का एग्जांपल हमारे पास अपना वाटर है, और इसमें हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये अब बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है जैसे कि एक सॉलिड में होते हैं, इसलिए ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, राइट? और ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगी, और इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड के पार्टिकल्स से ज्यादा होगी। Okay, so there is going to be no definite arrangement of particles in a liquid, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल इस टाइम पे यहाँ पे है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो सकता है, राइट? तो ये पार्टिकल मूव कर सकता है, तो इसका मतलब हम इसे एक शेप नहीं दे पाएंगे। कभी ये पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरे टाइम पे वो ही पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, तो हम ऐसे कैसे उसको एक शेप दे सकते हैं?
हम उसको शेप दे ही नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव करता जा रहा है. Okay, so the liquids, they do not have a definite shape, and water is going to exist in the liquid form and it will take the shape of the container. अगर हम उसी लिक्विड को एक कंटेनर में डाल देते हैं तो अब ये जो कंटेनर है ये सॉलिड है, इससे बाहर तो पार्टिकल मूव कर नहीं सकता, इससे बाहर मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसकी शेप जो आएगी वो इसी कंटेनर की शेप आ जाएगी. ओके, ऑलराइट. सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं गैसियस स्टेट पे. तो गैसियस स्टेट, फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर वेपर्स और वी कैन अंडरस्टैंड इट एज इन द पिक्चर. These are the water vapors which we can see as steam traveling up when we are going to be heating water in a pan. तो जब हम एक चाय बनाने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, पैन में पानी लेते हैं, पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और हम उसे देख भी पाते हैं. ठीक है. So this is what we call as water vapor, and water vapor is nothing but a gaseous form of water. Okay, so what do we understand here कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं they are not so bound at all to each other. उनके बीच में जो पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, वो ना के बराबर होती हैं, इसलिए ये तो फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस. इनको कोई रोकने वाला नहीं, जहां पे ये जाना चाहें ये वहां पे चले जाएंगे. इसलिए इनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट भी नहीं होती है, इसलिए इनकी शेप भी नहीं होती है, और इनफैक्ट इनकी कोई अपनी वॉल्यूम भी नहीं होती है, क्योंकि आप इनको जितनी भी जगह दोगे ये उतनी ही जगह में फैल जाएंगे. अगर हम एक कंटेनर लें और वो ओपन कंटेनर हो तो ये स्टीम बाहर चली जाएगी. अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे तो ये स्टीम बाहर नहीं जा पाएगी, तो फिर ये इस कंटेनर की इस पैन में जितनी भी जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी. तो या ये क्या करेंगे, जिस कंटेनर में हम उनको रखते हैं बंद करके उसकी वॉल्यूम ले लेंगे, और अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो हम इसकी वॉल्यूम को मेजर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एस्केप कर जाएंगे, वो जितनी भी स्पेस उन्हें हम देंगे उसमें स्प्रेड कर जाएंगे. So from this what we can conclude is that the solids, they have definite shape, whereas the liquids, they will acquire the shape of the container in which they are kept. Gases do not have any shape. Okay, so if it is going to be a closed container they will be acquiring the shape of the container, but if it is going to be kept in open it is going to spread out, we cannot contain that. So solids and liquids, they have a definite volume, whereas the gases, they will occupy the entire space available to them. So ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं. अब और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें अब अच्छे से और डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, कुछ नई टीम्स को सीखना है. ओके, सो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको गवर्न करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं. तो 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस कह सकते हैं. सबसे पहली, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, बहुत ही कम होगा, तो वो क्या होंगे, सॉलिड. अगर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो लिक्विड, और भी ज्यादा होगा तो दे विल बी गैसेस. क्लोज पैकिंग, जितनी क्लोज पैकिंग होगी उतना वो सॉलिड, अगर पैकिंग थोड़ी कम होगी तो लिक्विड, बहुत ही कम पैकिंग होगी तो दे विल बी गैसेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा सॉलिड, अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम लिक्विड, और भी कम, ना के बराबर अट्रैक्टिव फोर्स तो गैस. काइनेटिक एनर्जी, अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो लिक्विड, और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत 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 ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो क्या हो गया, gases. Right, so there are 3 governing properties for the 3 states of matter: the interparticle distance and close packing of the particles, force of attraction between the particles, and kinetic energy of the particles. तो हम और डिटेल में सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम जानते हैं कि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और साथ में शार्प बाउंड्रीज होती हैं जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक पेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेन है, ये टेबल है, ये चेयर है, एंड सो ऑन, बिकॉज दे हैव शार्प बाउंड्रीज. सो नेक्स्ट है कि जो सॉलिड्स होते हैं दे कैन रेजिस्ट अ चेंज इन शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम. तो अगर हम एक टेबल लें, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर पाते.
बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो हाँ वो टूट जाएगा, मगर उसकी शेप चेंज नहीं होती। जब तक उसके ऊपर हम प्रेशर इतना लगाएंगे कि वो टूट ना जाए, तो वेल उसकी शेप नहीं चेंज होगी, वो सेम वही टेबल रहेगा। ओके, सो ये जो टेंडेंसी है सॉलिड्स की, not to change their shape when an external force is applied on them, this is called as rigidity. तो ये rigid word कहाँ से आया? ये rigid word का meaning होता है unbending और inflexible। तो जो solids होते हैं हम उनको generally bend नहीं कर सकते, वो inflexible होते हैं, हमें उनको आसानी से shape को change करना उनका possible नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पे जो आपके दिमाग में आया होगा, और वो होगा रबर बैंड, राइट। तो रबर बैंड पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हम उसकी शेप को चेंज कर पाते हैं। तो वो एक डिफरेंट तरह के सॉलिड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक सॉलिड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की? द सॉलिड्स दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज द पार्टिकल्स दे आर ऑलरेडी इन क्लोज पैकिंग विद लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम। तो सॉलिड के पार्टिकल्स पहले ही अपने आप में इतने पास पास में हैं कि आप उनको प्रेशर लगा के और पास में नहीं लेके आ सकते। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? वेल ये प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू ऑक्यूपाई अ स्मॉल स्पेस ऑन बीइंग प्रेस्ड। अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगी, तो वेल प्रेशर लगा के हम उनकी स्पेसेस को कम कर सकते हैं और कर सकते हैं कि वो एक छोटी स्पेस को ऑक्यूपाई करे। मगर जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। We cannot compress them. They do not have the property of compressibility because the particles, they are very close to one another and there are little spaces present between them. तो ये प्रॉपर्टी किस में होगी? यस, बिल्कुल सही। ये प्रॉपर्टी आप गैसेस में देखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। बट हम गैसेस के बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे, जस्ट वेट ऑन। नेक्स्ट, अब जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर बाउंड टू अ फिक्स्ड पोजीशन विद अ वेरी स्मॉल मूवमेंट। तो उनकी जो अकेली एक मोशन है दैट इज गोइंग टू बी द वाइब्रेशनल मोशन, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लेस। बिकॉज इनकी मोशन बहुत कम है, इसलिए ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस होती हैं वो ना के बराबर होती हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो सबसे कम है, राइट। और क्योंकि इनकी वॉल्यूम सबसे कम है, इसलिए सॉलिड्स की आउट ऑफ द ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर मैक्सिमम डेंसिटी होगी। अब ये डेंसिटी क्या होती है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज मास ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स में हम मास को किलोग्राम्स में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। सो डेंसिटी विल बिकम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम ये जानते हैं कि सॉलिड के अंदर पैकिंग सबसे पास में होती है, लिक्विड्स के अंदर वो पैकिंग लूज होती है, और गैसेस के अंदर फ्रीली रैंडमली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एक ही मास लें हम तीनों सब्सटेंस, तीनों स्टेट्स के अंदर कोई भी हम एक सब्सटेंस लें और हम देखें उसको उसकी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, तो हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलर स्पेसेस कि वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू द गैसियस स्टेट। और अगर सॉलिड के केस में वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड के अंदर उससे डेंसिटी कम हो जाएगी और गैसियस स्टेट के अंदर डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा उतनी वॉल्यूम ज्यादा, जितनी वॉल्यूम ज्यादा उतनी डेंसिटी कम फॉर सेम मास ऑफ द सब्सटेंस। इज दिस क्लियर? आई होप। ओके, so therefore the density of a substance, this decreases from solid to liquid to the gaseous state. So हमने क्या सीखा कि सॉलिड्स के पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है आउट ऑफ द थ्री स्टेट्स,
बट अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पूछा था, और वो क्वेश्चन था कि आइस एंड वाटर में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, राइट? सो हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, बट प्लीज डू रिमेम्बर कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे सॉलिड स्टेट is going to be having a lesser density than the liquid state. And why? इसका आंसर ये है कि वाटर जब आइस फॉर्म करता है बाय फ्रीजिंग, तो एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड। तो बीच बीच में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, और उन एम्प्टी स्पेसेस के आ जाने की वजह से जो वॉल्यूम होती है दैट विल बी इंक्रीजिंग फॉर द सेम मास ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस इज गोइंग टू बी लेस देन दैट ऑफ वाटर। और इसका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट क्या है, हम कैसे पता लगता है? हमें ये ऐसे पता लगता है कि अगर हम वाटर के ऊपर आइस क्यूब्स डालेंगे तो वो जाके नीचे नहीं बैठेंगे, वो आइस क्या करती है? दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, सो व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, उसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उनके बीच में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस के आ जाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है फॉर द सेम मास, एंड देयरफॉर द डेंसिटी इज गोइंग टू बी लेस। सो नेक्स्ट अब एक और प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे एक ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर में बाकी सब कुछ जो आप देख रहे हैं उसके अलावा आप ये कंटेनर देख सकते हो जिसमें कुछ डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हैं, राइट? तो मैंने कुछ फ्रूट्स को काट के एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए। मैंने घंटे के बाद देखा कि फ्रिज में से निकाल के देखो मेरे फ्रूट्स ठंडे हो गए, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, या वो उसी पोजीशन में प्रेजेंट हैं जैसे मैंने उनको काट के कंटेनर में रखा था। यस, वो उसी पोजीशन में ही रहेंगे जिस पोजीशन में मैंने उनको काट के रखा था, अनलेस मैं उसको खुद से मिक्स ना कर दूं, राइट? सिमिलरली अगर मैं एक कंटेनर लूं, कंटेनर में दो डिफरेंट तरह की दालों को डाल दूं, उन दोनों के बीच में इस वाले कंटेनर में अंदर से एक पार्टीशन है, इसलिए इनको हमने बड़ी आसानी से डाला हुआ है अलग अलग करके। अदरवाइज जस्ट इमेजिन कि इसके बीच में ये एक रिमूवेबल पार्टीशन है, और मैंने पहले एक साइड पे एक दाल डाल दी, दूसरी साइड पे दूसरी डाल दी, और उसके बीच में से वो पार्टीशन को निकाल दिया। अगेन मैंने उसको एक दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद देखा, तो क्या ये दालें आपस में अपने आप से मिक्स हो जाती हैं? नहीं, ये अपने आप में मिक्स नहीं होती। इनफैक्ट ये महीने बाद, 2 महीने बाद भी उसी पोजीशन में पड़ी रहेंगी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं करते, उनके बीच में अपने आप से डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स दे आर ऑक्यूपाइंग अ मिनिमम स्पेस, right, and there is no inter particular spaces present between them, इसलिए एक तरह का पार्टिकल दूसरे तरह के पार्टिकल के बीच में नहीं जा पाता। So the solids they do not diffuse into other solids, but do remember कि solids they diffuse well in liquids, जिसे हमने पहले 2 लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया था with the help of the experiment कि अगर हम एक ग्लास लेंगे पानी का, उसमें अगर हम चीनी या नमक डालेंगे तो उसमें घुल जाएंगे, राइट? तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। चीनी भी घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है, चीनी भी सॉलिड है, नमक भी सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड है। सिमिलरली हमने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था पोटाशियम परमैंगनेट वाला। तो पोटाशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सॉलिड था, हमने उसको वाटर में डाला, वाटर पर्पल कलर का हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के अंदर डिफ्यूज कर गए। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर कि जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स में डिफ्यूज नहीं करते हैं, मगर वो लिक्विड्स में डिफ्यूज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगेन तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी जितनी
कम होगी उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। अब सॉलिड के केस में तो डेंसिटी सबसे ज्यादा है, अगर डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन सबसे कम होगी। क्लियर? ग्रेट। सो अब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की सॉलिड्स की, राइट, चाहे वो उनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, उनकी नॉन कंप्रेसिबिलिटी है, उनकी रिजिडिटी है, उनकी लैक ऑफ डिफ्यूजन है, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? फॉर्म फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत पास पास में रहते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होती है, उसकी वजह से हम सब प्रॉपर्टीज देखते हैं एक सॉलिड की। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे हैव नो डेफिनेट शेप, दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि अगर हम एक सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में डालेंगे तो वो वही शेप एक्वायर कर लेंगे जो उस कंटेनर की है। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती है, उनकी कुछ मूवमेंट हमेशा रहती है और उस मूवमेंट की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। सो उनकी एक फिक्स्ड शेप हम असाइन नहीं कर सकते। हाँ, जिस कंटेनर में हमने डाल दिया, अब ये उस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकते, तो उस कंटेनर की ये शेप ले लेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब ये जो लिक्विड्स होते हैं दे आर इजी टू पोर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। तो हमने एक ग्लास में से पानी लिया, इस जग के अंदर डाल दिया, बहुत आसानी से डाल दिया। क्या आप ऐसे ही एक पेन के साथ कर सकते हैं कि आप एक पेन को लें और जो पेन के पार्टिकल्स हैं उसको दूसरे कंटेनर में डाल दें? अगर आप डालोगे तो पूरे का पूरा पेन ही आप कंटेनर में डालोगे। ऐसे नहीं है कि आप उस पेन का आधा हिस्सा, आधे पार्टिकल्स बिना उस पेन को तोड़े हुए उस दूसरे कंटेनर में एम्प्टी आउट कर दो। तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, एंड दिस टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड एज fluidity. So solids, they are having rigidity and liquids, they are having fluidity. और यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हो कि कैसे एक ग्लास में पानी था और वो ऐसे फ्लो करके जमीन पे गिर गया। और जब ये ग्लास आपने पानी का जमीन पे गिराया तो आई एम श्योर आपको मम्मा से डांट जरूर पड़ी होगी। Okay, so the volume of a given mass of a liquid is going to be fixed, right? So the changing the container changes the shape of the liquid but not the volume. तो ये जो particles हैं वो फिर भी अपनी पास पास में रहते हैं कि वो बहुत दूर नहीं गए हैं, इसलिए उनकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहेगी, राइट? वो बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं जाते, इनफैक्ट उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड रहते हैं। अगर एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा पार्टिकल, अगर ये यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, अगर ये वाला पार्टिकल मूव कर जाएगा तो इसके साथ साथ ये वाला पार्टिकल भी उतना मूव कर जाएगा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर का मेंटेन रह सके। सो दैट इज वाई इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहती है, बट कॉन्स्टेंट मोशन की वजह से हम इनको एक फिक्स शेप असाइन नहीं कर पाते। से कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं दे हैव अ हायर वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्टिकल स्पेस होती है लिक्विड्स में वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉलिड्स, तो इसलिए वो वॉल्यूम ज्यादा होगी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मास। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, और क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे इसलिए डेंसिटी कम होगी, बिकॉज डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम ज्यादा उतनी डेंसिटी कम। ये जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स में, दैट इज गोइंग टू बी लेसर देन इन दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट। मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड विल बी रिलेटिवली मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा हैं, वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए उनकी मोशन ज्यादा होगी। उनकी मोशन ज्यादा होगी इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, राइट? और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और कि जो लिक्विड्स हैं दे आर नॉट रेडिली कंप्रेसिबल।
तो हम इनके ऊपर भी प्रेशर लगा के फोर्स नहीं कर सकते हैं टू ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस जस्ट लाइक दैट ऑफ सॉलिड्स। तो एक प्रॉपर्टी इनकी जो सॉलिड्स के साथ बिल्कुल सेम है, दैट इज दे आर नॉट रेडिली कंप्रेसिबल। इनके पार्टिकल्स के बीच में भी इतनी स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती कि हम उन पे प्रेशर लगा के उनको और पास पास में ला सकें। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड स्टेट इज डिफ्यूजन। तो इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो जल्दी से सिर्फ रिवाइज करेंगे अगेन। सो लिक्विड्स दे डिफ्यूज इनटू वन अनदर वेरी रैपिडली, और इसका एडवांटेज कौन लेते हैं? दूध वाले। क्यों दूध वाले? क्योंकि मिल्क एंड वाटर दोनों लिक्विड्स हैं, बहुत आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं लगता कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। ठीक है, सिर्फ मम्मा लोग ये बताते हैं कि आज दूध बहुत पतला है, जरूर दूध वाले ने बहुत ज्यादा पानी मिलाया होगा, बट हम उसे बता नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे में रेडिली डिफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिड्स दे टेंड टू डिफ्यूज इन लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके अंडरस्टैंड किया है कि पोटेशियम परमैंगनेट दिस डिसॉल्व्स रेडिली इन द सॉलिड इन वाटर। और अदर एग्जांपल्स जो सॉल्ट है, शुगर है, वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। The gases also tend to diffuse in liquids. For example, oxygen diffuses into water. और इसकी हमने एप्लीकेशन को भी अंडरस्टैंड किया था कि ये जो ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, that is very important for the aquatic animals. तो पानी में रहने वाले एनिमल्स इसी ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेटरी प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिफ्यूज कर जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। करते हैं टू द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर आई होप आप सब लोगों को मालूम है, बहुत सारे पॉइंट्स उसके बारे में ऑलरेडी, कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नेग्लिजिबल होती हैं, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं। अब इसके अलावा और जल्दी से पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो gases they are readily compressible unlike solids and liquids। तो हम उनको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं प्रेशर लगा के कि वो पास पास में आ जाए और कम जगह को ऑक्यूपाई करे, जिसे मैं अभी आपको विद डायग्राम्स भी दिखाऊंगी। बट ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस होते हैं उनके बीच में जो इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट, जो गैसेस होते हैं वो एक दूसरे में बहुत आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं, वो लिक्विड्स में भी बहुत आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं, अगेन क्योंकि उनके जो इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए उनकी मिक्सिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। The rapid and the random and continuous motion of the gas particles causes them to collide with one another as well as with the walls of the container. This results in the creation of pressure in a closed container. तो वो जो अपने आप से टकराते हैं, wall of the container के साथ टकराते हैं, तो वो कोई force exert करते हैं, तो वो जो force exert करते हैं that divided by area is going to be called as pressure. So gases they exert pressure because वो जो particles हैं वो constantly wall of the container पे collide करते हैं और ये force per unit area is pressure. ठीक है, I hope this is clear. So gases they exert pressure, gases diffuse very well, gases they are readily compressible. नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना कि हमने एक सिलेंडर है उसके अंदर एक गैस को फिट इन किया। हम कहते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनकी अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती, वो जितनी भी वॉल्यूम एक सिलेंडर की होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो गैस के पार्टिकल्स इस पूरे सिलेंडर के अंदर भरे हुए हैं। इस सिलेंडर के बाहर की तरफ हमने एक पिस्टन फिट किया है। ये पिस्टन क्या करता है, जब हम बाहर से इस पे प्रेशर लगाएंगे तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम को वो धीरे धीरे कम करता जाएगा। ऑलराइट, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक सिरिंज होती है। तो जब डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगाना होता है किसी को, तो वो क्या करते हैं, इस सिरिंज के अंदर अगर सपोजेडली 5 ml लिक्विड आ सकता है तो वो बाइल लेंगे जिसमें दवाई होगी और इस सिरिंज को उससे भर लेंगे।
राइट। तो वो इसको पुल करेंगे पीछे तक और उसको भर लेंगे और फिर धीरे धीरे इसको इंजेक्ट करेंगे, यहाँ से पीछे से प्रेस करते जाएंगे और वो लिक्विड आगे आएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, एक पिस्टन है जिससे हम बाहर की तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं और इसकी वॉल्यूम जो है वो कम होती जा रही है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो सिमिलरली हम ये गैस के केस में भी ऐसा कर सकते हैं कि हम एक गैस सिलेंडर है जिसमें हमने गैस को कंप्लीटली फिल किया है और ऊपर से एक पिस्टन लगाया है, तो हम जब प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन धीरे धीरे अंदर आएगा और गैस के सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो कम होती जाएगी। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनफैक्ट अगर हम टोटल वॉल्यूम सिलेंडर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जो गैस के अपने पार्टिकल्स हैं उसकी जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो कि जब आप इसको प्रेस करोगे तो आप जहां तक इसको लेके जा सकते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल बॉटम ऑफ द कंटेनर तक आप इस पिस्टन को प्रेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है, उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मगर अगर हम चाहें तो हम उसको बहुत ही छोटी वॉल्यूम के अंदर भी भर सकते हैं। राइट, सो ये प्रॉपर्टी जो है गैसेस की कि हम अगर उनको प्रेस करें, प्रेशर लगाएं उन पे और वो एक कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करें तो वेल वो हम गैसेस के केस में देख सकते हैं। ठीक है, और वो क्यों देख सकते हैं? इसलिए क्योंकि गैसेस की अपनी वॉल्यूम, गैसेस के अपने पार्टिकल्स की वॉल्यूम बहुत कम है और उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत 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 ज्यादा है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को स्टडी करते हुए हमने दो टर्म्स को डिफाइन किया था, वो थे रिजिड एंड फ्लूइड, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो इन दोनों टर्म्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना इन गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टॉक मोर अबाउट देम। सो रिजिड हमने अभी डिस्कस किया था, उसका क्या मतलब होता है, इनफ्लेक्सिबल या अनबेंडेबल। तो एक स्टोन एक रिजिड है इसलिए क्योंकि हम उसको बेंड नहीं कर सकते, जबकि फ्लूइड वो मटेरियल है दैट कैन फ्लो वेरी इजीली एंड दिस रिक्वायर्स अ वेसल और अ कंटेनर टू कंटेन। अब सॉलिड एक रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, बिकॉज उनके अंदर रिजिडिटी होती है इसलिए सॉलिड्स अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं तब भी जब भी हम उनको बाहर से उन पे फोर्स लगाएं। Right? So the main identifying characteristic of a solid is their rigidity. The solids, they do not need a container to contain them. A brick and a log of wood are two common solids, right? तो एक brick को, एक log of wood को रखने के लिए आपको कंटेनर नहीं चाहिए, आप उसको जहां मर्जी जैसे मर्जी रख देंगे और आप उसको पहचान लेंगे कि ये एक brick है, ये एक log of wood है। क्यों? क्योंकि ये rigid है, इनकी एक डेफिनेट शेप है। Liquid, this is a fluid form of matter which occupies the lower part of the container. Being fluids, the liquids require a container to keep them. और ये हमेशा कहाँ पे होंगे? Yes, lower part of the container में। ऐसा नहीं होगा कि आप एक कंटेनर लेंगे तो उसके इस हिस्से में या इस हिस्से में और बीच में स्पेस पड़ी है वो ऐसे ऑक्यूपाई करेंगे, नहीं, वो हमेशा कहाँ पे होंगे? लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर में। और जब भी हम इसको लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर में रखते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे ये क्या बनता है? ये उस लिक्विड की सरफेस है, राइट? सो लिक्विड्स दे रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप देम एंड अ लिक्विड हैज अ वेल डिफाइंड सरफेस। तो इसकी एक सरफेस आप यहाँ पे फ्री सरफेस को देख सकते हैं। सो अ लिक्विड कैन बी केप्ट इन अ ओपन कंटेनर। The liquid will not escape from the open container by itself. तो अगर आपने इसको लिक्विड को यहाँ पे रखा है तो वो अपने आप से इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकता, आपको इसको पोर करके निकालना पड़ेगा। वाटर एंड मिल्क आर टू कॉमन लिक्विड्स अराउंड अस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि सॉलिड रिजिड होता है और लिक्विड फ्लूइड होता है, और एक फ्लूइड हमेशा लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर में रहता है, उसकी एक फ्री सरफेस होती है, वो अपने आप से इस कंटेनर में ही रहेगा जब तक आप इसको पोर कहीं और ना कर दें। नेक्स्ट है गैसेस। तो गैसेस भी फ्लूइड होते हैं
मगर ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं, राइट। ये सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर में नहीं रहेंगे, ये पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। बीइंग फ्लूइड्स, द गैसेस आल्सो हैव टू बी केप्ट इन अ कंटेनर, ठीक है। तो जैसे लिक्विड्स को कंटेनर में रखना पड़ता है, बिल्कुल गैसेस को भी वैसे ही कंटेनर में रखना पड़ता है। बट डिफरेंस क्या है कि ये गैसेस की फ्री सरफेस नहीं होती, इसलिए हमें इन्हें एक क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है। अगर हम इनको ओपन कंटेनर में रखेंगे तो क्या करेंगे, ये एस्केप इनटू द आउटर एयर। इसीलिए जब हमारे पास एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं तो वो कैसे आते हैं, एयर टाइट मेटल सिलेंडर्स में। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। जो कुकिंग सिलेंडर्स होते हैं, दे आर एलपीजी सिलेंडर्स विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पे हम लिक्विड बना के एक सिलेंडर के अंदर पैक करते हैं। कैसे करते हैं, ये सब कुछ क्या होता है, इसे हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास कुकिंग गैस जो होती है उसको हमें कंटेनर्स में रखना पड़ता है और क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी फ्री सरफेस नहीं होती, वो सारे के सारे कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और अगर हम उस कंटेनर का ढक्कन खोल देंगे तो वो बाहर एस्केप कर जाएगी, ठीक है। सो गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड and liquid is also a fluid. The characteristic of the liquids and the gases of flowing easily is called as fluidity. Due to fluidity, the liquids and gases they change their shapes readily when subjected to outside force. ठीक, I hope this is clear. So आपने आज अंडरस्टैंड किया द सॉलिड, द लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। बट हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, इनफैक्ट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो वो और दो कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेट अस टॉक मोर अबाउट देम नाउ। सो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट इज द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। अब इस एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर का क्या मीनिंग है, पहले से आप अपनी सीनियर क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अब एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो इसे हम सब ने अभी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। मगर ये जो हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स एक एटम को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, न्यूट्रॉन्स कोई भी चार्ज नहीं देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो होता क्या है इस स्टेट के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग रह जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो अलग हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा बच जाता है उसे हम बोलते हैं आयनाइज्ड पार्ट, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बच जाएगा, एक नेगेटिव पार्ट जो कि है इलेक्ट्रॉन्स। और ये आयनाइज्ड पार्ट क्या होता है, द आयनाइज्ड गैसेस, जिसे हम कह रहे हैं आयनाइज्ड गैसेस, ओके। सो एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर क्या है, जिसके अंदर हम देखते हैं आयनाइज्ड गैसेस और साथ में हम उसके अंदर देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं उस स्टेट में। तो पॉजिटिव चार्ज भी पड़ा है, नेगेटिव चार्ज भी पड़ा है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सराउंडेड पड़ा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। अब उसको दोबारा से एक बार रीड करते हैं तो थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी का जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे इन कंसेप्ट्स को समझेंगे, एटम क्या होता है, उसके ये डिफरेंट पार्ट्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन सब चीजें के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इस स्टेट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि 2 स्टेट्स और हैं मैटर की,
ठीक है, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या है? सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, ये पॉजिटिव चार्ज और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन। It is the diffused and ionic state of matter present at very high temperature. तो ये स्टेट हम कहाँ पे देखते हैं मैटर की? बहुत 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 ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि कोर ऑफ द सन्स एंड स्टार्स, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, वहां पे गैसेस इस आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सो इट एग्जिस्ट एज अ न्यूट्रल मास। न्यूट्रल मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो तो टोटल चार्ज कितना होगा? 0. Okay, so that is what we mean by a neutral mass. So it exists as a neutral mass having positive ions in a pool of electrons. A fluorescent light bulb and a neon bulb is a common example of plasma. तो जो आप रोड साइंस रोड्स पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जहाँ पे वो रेड कलर के ग्लो करते हुए आपको दिखाई देते हैं कि ये आज मैकडोनल्ड का साइन, दूर से आप देख लेते हैं कि हाँ वो ग्लो कर रहा है, मैकडोनल्ड आने वाला है। तो वेल वो सब क्या है? वो नियॉन साइंस, जो रेड कलर के साइंस आप देख सकते हो आपको अंधेरे में भी, वेल दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगेन इसकी भी डिटेल्स ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। अगर प्लाज्मा एक हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर है। बहुत ही लो टेम्परेचर पे अगर कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेल दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर, और इट विल बी कॉल्ड एज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, दिस वाज द मेन वर्क ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो ये बोस और आइंस्टाइन के नाम पे हम इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। मगर इसे सबसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेट, शो करने वाले कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे है, हम इसे कैसे शो कर सकते हैं, वो सबसे पहले हमें बताया था 3 साइंटिस्ट ने, एरिक ए कॉनवेल, वॉल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल ई वीमैन इन द ईयर 2001। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ गैसेस ली जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम थी और उनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल किया। राइट, सो दिस वाज अ सुपर लो टेम्परेचर, जिस पे उन्होंने दिखाया कि कैसे गैसेस इस लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कैसे बिहेव कर रही हैं। सो दैट वाज एंटायरली अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड एज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैं चाहती हूँ कि आप ये एक पिक्चर देखें। ये पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? ये है एक कैटापुल्ट, या जिसे हम हिंदी में गुलेल कहते हैं। क्या करते हैं? बॉयज को बहुत मजा आता है इसके साथ खेलने में, क्योंकि इसमें एक रबर बैंड टाइड होता है और उस पे हम एक पीछे स्टोन लगा के उसको जोर से पीछे पुल करके और फिर छोड़ देते हैं, और ये जो स्टोन होता है ये बहुत दूर जाके गिरता है और बच्चे इससे निशाना लगाते हैं, बड़े मजे मजे से गेम्स खेलते हैं। ओके, अब हम आज ये स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो है रबर बैंड, ये क्या हो, वेल हम इस पे प्रेशर लगा के इसको पीछे को खींच रहे हैं। इसका मतलब है ये क्या हुआ? वेल हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, और जब हम इसे छोड़ते हैं ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। यस, मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रही थी कि क्या ये सॉलिड है या नहीं। तो यस, ये एक सॉलिड है, मगर एक डिफरेंट तरह का सॉलिड है, दैट इज इट इज एन इलास्टिक solid. So let us see some more exceptional behaviors of solids. Okay, so यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो? ये क्या है? एक स्पॉन्ज का पीस है। अब इस स्पॉन्ज के पीस को अगर आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे को कंप्रेस हो जाएगा। अगेन जब आप वापस उस प्रेशर को छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। अब क्या ये सॉलिड है? क्योंकि हमने तो कहा कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, उनको प्रेस करने पे वो अपनी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं होने देते। तो ये स्पॉन्ज कैसा सॉलिड है? वेल, स्पॉन्ज के केस में जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट है,
इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट है और उन स्पेसेस में एयर होती है। ओके और जब हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो इस स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर को, सॉलिड वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं होता, वो जो एयर होती है वो इसमें से बाहर निकल जाती है और जब हम वापस वो प्रेशर को रिलीज करते हैं तो वो एयर वापस अगर अंदर चली जाती है और ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है। ठीक है, सो ये क्या हो गए कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड्स। So a rubber band and sponge, they are solids, but they can be easily compressed or stretched on applying external pressure. Also, they tend to regain their original shape when the external force is removed. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल किसका है, अब यहाँ पे देख सकते हो इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, नमक, राइट। अब मैंने नमक इस डिस्पेंसर में डाला जिसमें से हम जो टेबल सॉल्ट को वहां पे डाइनिंग टेबल्स पे रखते हैं, तो उसमें हमने डाला तो उसने उसकी शेप ले ली। मैंने इसको कटोरी में डाला, इसने कटोरी की शेप ले ली। तो क्या सॉल्ट एक सॉलिड है? वेल अगेन यस, सॉल्ट भी एक सॉलिड है क्योंकि चाहे वो कंटेनर की शेप ले लेता है मगर वो एक लिक्विड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे तो उनकी शेप एक सॉलिड शेप है। उन पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वेल वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप उस एक क्रिस्टल की बात करोगे तो वेल वो कंटेनर की शेप नहीं ले रहा। इसमें एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं और वो सब क्रिस्टल्स इंडिविजुअल सॉलिड्स हैं और उनको हमने एक में डाला तो उसने उसकी शेप ले ली और इधर डाला तो उसकी शेप ले ली, बट वो एक छोटा सिंगल क्रिस्टल सॉलिड का वेल वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे एक पिक्चर नहीं है बट अगर आप एक और एग्जाम्पल की बात करें सो वी कैन टॉक अबाउट क्ले, राइट। तो क्ले क्या होता है, क्ले बहुत एक सॉफ्ट सा डो होता है और उसको हम अपनी मर्जी से कोई भी एक शेप दे देते हैं। कोई कैट बना देता है, कोई डॉग बना देता है, कोई एनिमल बना, कुछ भी बना देते हैं हम, ठीक है। और उस डो को फिर हम सूखने के लिए रख देते हैं और वो एक शेप फॉर्म करके वही उसी शेप में रहता है। ठीक है, जो भी हम उस डो को शेप दे देते हैं वो उस शेप के अंदर ही रहता है। तो ये क्या एक सॉलिड है क्योंकि हमने भी अगेन इसको एक डिफरेंट शेप दे दी और अब वो शेप वापस नहीं जा रही। ठीक है, वो शेप वो मेंटेन करता है। सो डू रिमेंबर दैट क्ले इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक सॉलिड। ठीक है, जिसे हम अपनी मर्जी से शेप दे देते हैं और वो शेप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने की कोशिश करती। So this is going to be a plastic solid. We will be talking more about this when we will be studying about plastics. So next अब हम finally इस लेक्चर के एंड पे हैं और हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का एक कंपैरिजन करने लगे हैं। ठीक है, तो जल्दी से कंसेप्ट सारे आज के रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सॉलिड्स के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होती है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स के अंदर ये स्पेस ज्यादा होगी, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होंगे। गैसेस के अंदर ये स्पेस बहुत ज्यादा होगी और पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव। इंटरपार्टिकल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द कोहेजन फोर्स, सॉलिड्स के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड्स के अंदर वीक, गैसेस के अंदर बहुत 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 वीक। नेचर, जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं, गैसेस हाईली फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स के अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेशन होती है, लिक्विड्स के अंदर भी बहुत ही कम कंप्रेशन पॉसिबल होती है और गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। Next we have is the shape. The solids, they have a definite shape. Liquids, they do not have a definite shape. Similarly, the gases also do not have a definite shape. Then we have the volume. So solids will be having a definite volume. Liquids will also be having a definite volume. And gases, they do not have any definite volume. Next, density. So solids, very high density. Liquids, less than the density of solids. And gases, very low density. मॉलिकुलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स के लिए बहुत कम, लिक्विड्स के लिए ज्यादा और गैसेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा। डिफ्यूजन, सॉलिड्स के अंदर नेग्लिजिबल, लिक्विड्स के अंदर स्लो और गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा।
So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आपने इसको एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया और आप अब नेक्स्ट लेक्चर की वेट कर रहे हैं जहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे. So that would be all for this lecture. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं at h2ochemistry@gmail.com. और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो one last request, please do subscribe, like and share. Thank you. Have a nice day. God bless you.